हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला और सबसे टिपिकल चैप्टर शेयर कैपिटल। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर से बार बार शेयर कैपिटल चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन सब टॉपिक्स को एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अगर आपको अब सारा शेयर कैपिटल एक एक पॉइंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जो 5 आपके जो मेजर टॉपिक्स है ना, इनको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर या आने वाले टाइम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना शेयर कैपिटल के, वो इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं और इससे बाहर कोई भी टॉपिक से नहीं बन रहे। तो आपको क्या करना है, इन पांचों टॉपिक्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। वो मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको करवाऊंगा। इन सब टॉपिक्स की मैंने एक एग्जाम्पल बना ली है, जिससे आपको इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो इस शेयर कैपिटल को, तो पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा शेयर कैपिटल रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो 5 मेन टॉपिक है इस शेयर कैपिटल चैप्टर से। देखो, इससे 14 से लेकर 18 मार्क्स तक का हमारा पेपर आता है शेयर कैपिटल में से। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला जो 1 से 2 मार्क के ना हमें थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और थ्योरी भी ये नहीं है कि सभी में से पूछा जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है थ्योरी के जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किए कौन से क्वेश्चंस है। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ना 3 नंबर का, वो आता है हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, जिसमें बिल्डिंग एसेट्स परचेज कर लेती है कंपनी दूसरी कंपनी की, और बदले में उसको शेयर दे देती है। ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक बहुत आता है हमारे पास 3 से 4 नंबर का। ये शेयर कैपिटल में भी आता है, डिवेंचर में भी आता है। फोर फीचर एंड री इशू से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। इसमें तो अब एमसीक्यू भी पूछे जा रहे हैं एक एक मार्क्स के। और 4 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली क्या करते हैं, वो 2+2 ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें से फोरफिट की कोई अमाउंट बता देंगे, कॉल्ड अप, पेड अप। ठीक है ना। या जो शेयर इशू है तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालो। ठीक है। तो मैंने इनकी भी एग्जांपल्स बना दी हैं, वो डिटेल में समझेंगे हम। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। और फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आपको पता है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको प्रोराटा भी क्या होगा, करना पड़ेगा। वो कितने का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और आजकल क्या देने लग गया, वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन एक कंफर्म आ रहा है 4 मार्क्स का। ठीक है ना। तो बेसिकली जितने भी शेयर कैपिटल के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इन्हीं 5 टॉपिक से आते हैं। तो एक तो थ्योरी के 1 से 2 मार्क की हमें थ्योरी आती है। ठीक है ना। वेंडर वाला क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाला 3 मार्क का, वो क्वेश्चन कंफर्म्ड है। फोर फीचर एंड री इशू शेयर्स में से एमसीक्यूज और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। और सेकंड क्या, आखिरी क्या हमारे पास, बैलेंस शीट। तो इन सभी टॉपिक को ना एक एग्जांपल से इसी वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी थ्योरी को। तो देखो देखो, थ्योरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि शेयर्स क्या होते हैं। जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो अपनी हिस्सेदारी को क्या करती है, आम लोग, आम पब्लिक को बेचती है। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है ना। तो अब ये 2 टाइप के होते हैं, याद रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल होती है कंपनी का, और दूसरी कौन सी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों में फर्क क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। कि अगर कल को कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये चीज याद रखना। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उनको पैसा वापस भी किया जा सकता है, दे आर रिडीमेबल। बट इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं, परमानेंट शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, तो इनको वापस नहीं करते। इनको कब वापस करते हैं, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तभी इनका पैसा वापस किया जाता है। ठीक है ना। तो वोटिंग राइट किसको होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये भी आपको चीजें कुछ याद रखनी। चलो, तो अच्छा, अब ना जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो अब सेबी ने गाइडलाइन दे रखी है कि भाई मिनिमम ना 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आनी चाहिए उसके शेयर्स की। फॉर एग्जांपल, कि मान लो कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो पब्लिक के पास प्रोस्पेक्टस के रूप में ये शेयर्स भेजे कंपनी ने कि भाई हम 1 लाख हिस्से अपनी कंपनी के शेयर्स अपनी कंपनी के बेचना चाहते हैं। तो अगर 90% या उससे कम लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, तो कंपनी उस पैसे को अपने पास रख नहीं सकती। कंपनी को वो सारे शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। मींस कि मान लो
80% शेयर कंपनी के सब्सक्राइब हो गए। सब्सक्राइब मतलब बिक गए, लोगों ने बोला कि हाँ हम लेने के लिए तैयार हैं, उन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी। 80% मींस कितना हो गया? 80,000 शेयर्स। बट सेबी की गाइडलाइन क्या है कि 90% से कम होना नहीं चाहिए। तो या तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 90% को पूरा करना पड़ेगा, रिमेनिंग 10% कंपनी पूरा करे। और अगर नहीं कर पाती कंपनी तो उसको जो ये 80,000 वालों से पैसा मिला है ना एप्लीकेशन मनी, वो भी वापस करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। तो याद रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है? 90% की। अगर 90% यानी कि 90,000 या उससे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे ना, तभी कंपनी शेयर इशू कर पाएगी, अदरवाइज वो शेयर इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। और अब आपको पता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या मंगवाती है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगाया जाता, और जो इकट्ठा मंगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लमसम। तो कंपनी कॉल्स में पैसा मंगाती है। तो एक चीज और है हमारे पास कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मीन्स फेस वैल्यू। ठीक है ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एप्लीकेशन मनी, सॉरी, देखो एप्लीकेशन मनी मींस कि अगर शेयर 100 रुपए का है तो कम से कम आप 5%, 5 रुपए तो उसकी एप्लीकेशन मनी मंगाओ। ये किसने बोला था? ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है। बट सेबी ने क्या प्रिस्क्राइब करा है कि कम से कम 25% की लिमिट आप रखो, कि 25% तो एप्लीकेशन मनी मंगवाओ। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड, जो उसके बाद कॉल्स होती है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट कॉल। ठीक है ना। तो ये जो कॉल्स है ना, ये कंपनी अपने हिसाब से मंगाती है, उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। अब दो, आपको पता है कि दो कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एंड एओए। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी अपने सारे क्लोजेस लिखती है। ठीक है। और एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखती है, किस तरीके से वो शेयर इशू करेगी, कैसे कॉल्स मंगाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी के पास कॉल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, उस केस के अंदर क्या किया जाएगा कि उन्होंने बोला कि 25% से ज्यादा कोई भी कॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई भी कॉल मंगानी है तो उसके बीच में दूसरी कॉल से 1 महीने का गैप होना चाहिए, और 14 दिन का नोटिस पहले आपको शेयर होल्डर को देना पड़ेगा कोई भी कॉल मंगवाने के लिए। तो दो चीजें याद रखना कि अगर तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो कॉल्स उसी हिसाब से मंगाई जाएंगी, और नहीं लिखा हुआ तब क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम 25% फेस वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए मींस। ठीक है ना। और दो कॉल्स के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, और 14 दिन का नोटिस एक कॉल से पहले देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास ये दिया जाता है कि ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है कि इससे ज्यादा कंपनी पैसा इशू नहीं कर सकती। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी लोगों से ले सकती है, अपनी कैपिटल सब्सक्राइब करवा सकती है। ठीक है। इशूड कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से मंगवाती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख रुपए, मींस कंपनी 10 लाख रुपए तक आम पब्लिक से मंगवा सकती है। लेकिन कंपनी को अभी 2 लाख की जरूरत थी, तो कंपनी ने अभी इशू कितने किए शेयर्स? 2 लाख। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल सेम हो सकती है? देखो हो सकती है, लेकिन इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अथॉरिटी है कंपनी को कितनी? 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करने की। तो क्या कंपनी 12 लाख इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, उससे कम जरूर कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? कि वो कैपिटल जो लोग सब्सक्राइब्ड करते हैं, मींस मान लो कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने 2,50,000 के लिए एप्लीकेशन दे दी, या 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन दे दी। तो 2,50,000 के लिए एप्लीकेशन देना मतलब क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन कर देना। तो कंपनी ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी। इशू की कंपनी ने कितने शेयर किए थे? 2 लाख कंपनी ने शेयर इशू करने थे, लेकिन लोगों ने 2,50,000 के लिए क्या कर दिया? सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब करने में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम सब्सक्राइब ज्यादा भी कर सकते हैं। हम लोग सब्सक्राइब का मतलब क्या हो गया? हम लोग इच्छुक हैं उन शेयर्स को लेने के लिए। बट कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? 2 लाख। तो 50,000 को या तो वापस कर दिया जाएगा या प्रोराटा कर दिया जाएगा, वो आपको पता है। ठीक है ना। और अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? कि जब कंपनी कम शेयर, मतलब लोगों ने सिर्फ 1.5 लाख शेयर ही क्या किए? सब्सक्राइब किए। तो इसके अंदर याद रखना लिमिट कितनी थी? 90%। तो अगर 90% से ज्यादा आई है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम आई है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? देखो कॉल्ड अप मतलब जो पैसा कंपनी ने लोगों से मंगवाया है पर शेयर के ऊपर। मींस कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, तो एक शेयर कितने का था? 10 का था। बट कंपनी ने कॉल्ड अप किया 8 रुपए, कि भाई आप 8 दे दो, 2 अभी बाद में दे देना। तो कॉल्ड अप मीन जितने पैसे कंपनी ने मंगवाए। अच्छा, ये 10 रुपए है, ये है शेयर की फेस वैल्यू। क्या है? शेयर की फेस वैल्यू। और 8 रुपए क्या है? बेसिकली कॉल्ड अप। अब पेड अप मतलब क्या होता है? कि लोगों ने पे कितने की?
तो मान लो कंपनी ने 8 रुपए मंगाए थे, बट लोगों ने ना, कुछ लोगों ने सिर्फ 6 रुपए ही दिए। तो मंगवाए कितने थे, कॉल्ड अप कितने थे, 8, लेकिन दिए पेड अप कितने थे, 6। तो जो बचा, वो जो नहीं दिए, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। मतलब वो पैसा जो कंपनी ने तो मंगवाया बट पब्लिक ने पे नहीं किया। और कॉल्स इन एरियर के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगता है, याद रखना, 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर के ऊपर लगता है। और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर, देखो कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी ने एप्लीकेशन बनी थी 3 की, अलॉटमेंट थी 5 की और फर्स्ट कॉल थी 2 की। तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दी। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, भाई एडवांस में पैसा दे दिया। तो पैसा कंपनी के पास एडवांस में आ गया, तो कंपनी को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना, 12%। चलो, अच्छा, एक होता है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिजर्व कैपिटल। देखो, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व तो क्या होता है कि जब कंपनी के पास कुछ पैसा बच जाता है, कोई बड़ी एसेट बेचकर या कोई प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल रिजर्व। लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या होती है, ये वो कैपिटल होती है ना जो कंपनी मंगवाती नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए रखी रखती है। और जिस दिन कंपनी बंद होने वाली होगी ना, इमरजेंसी पड़ेगी कंपनी को, कंपनी उस समय इसको मंगवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 लाख शेयर थे, 10 का ईच था, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही कॉल्ड अप किए, तो 2 रुपए अभी कॉल्ड अप नहीं किए ना, तो वो एक तरीके से रिजर्व कैपिटल कंपनी ने रखी हुई है कि कल को अगर कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कंपनी बंद होने की कगार पे पहुंचती है, तो कंपनी उस टाइम पे उसको मंगवा लेगी। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको पता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मंगवाती है, तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां पर यूज किया जा सकता है, देखो इनसे अलावा और कहीं नहीं यूज किया जा सकता। तो ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फुली पेड बोनस शेयर इशू टू इट्स मेंबर, या तो कंपनी उस पैसे से उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या यूज कर लेगी, अपने ही मेंबर्स को बोनस शेयर इशू कर देगी फ्री में। ठीक है, मतलब कंपनी के पास मान लो 10 लाख रुपए के एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़े थे, कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, मतलब मेंबर से पैसा नहीं लिया, उनको शेयर्स देती है, और वो जो मेंबर से पैसा लेना था वो इस रिजर्व से निकाल लिया। ठीक है ना, प्रीलिमिनरी कोई कंपनी के कंपनी बनने से पहले के खर्चे होंगे, कंपनी उन खर्चों को यहां से पे ऑफ कर सकती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर को इशू किया था ना, उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया था, जो नुकसान था, कंपनी उसको इससे सेट ऑफ कर सकती है। या जब भी डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को हम वापस करते हैं ना, तो उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं। ठीक है ना, तो वो जो प्रीमियम है वो भी कंपनी का नुकसान है, तो कंपनी को जरूरी नहीं है कि उसको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाले, कंपनी उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी निकाल सकती है। और कंपनी अपने खुद के शेयर बायबैक कर सकती है, मींस कंपनी को पता है कि मार्केट के अंदर कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, पड़े हैं, तो कंपनी वापस उसको खरीदना चाहती है, तो पैसा कहां से निकाल सकती है, वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाल सकती है। तो इन पांचों चीजों में यूज कर सकती है। और एक चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, तो क्या कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है, नहीं। डिविडेंड देने के लिए कंपनी कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट में से ही निकाला जाएगा। मुफ्त का प्रॉफिट बांटने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं किया जा सकता। चलो, अच्छा, और शेयर कैसे इशू किए जा सकते हैं, तो एक होती है राधे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी पता है क्या करती है, कुछ ना स्पेसिफाइड लोगों को, मतलब अब ये स्पेसिफाइड लोग कौन होते हैं, या तो ये कंपनी के अंडर राइटर्स होते हैं, ठीक है ना, या ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में स्पेसिफिकली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या शुरुआत के लोग होते हैं। तो कंपनी ना इनको एक प्रिस्क्राइब्ड रेट के ऊपर, इन आइडेंटिफाइड लोगों को, ठीक है ना, जो कंपनी के शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कंपनीज होती है ना, उनको कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर देती है। मतलब मार्केट में जाके प्रोस्पेक्टस नहीं बेचती, उन लोगों के पास जाती है और उनको बोलती है कि हम आपको अपने 10,000 या 50,000 या 1 लाख या 2 लाख शेयर्स आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पे देना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, की प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर उनको कुछ डिस्काउंट के ऊपर वो शेयर इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, ये कुछ कंपनी, मान लो कंपनी को शेयर इशू करने, तो कंपनी पब्लिक के पास ना जाकर ना प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेती है। मींस कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हमारे शेयर्स खरीद लो। ठीक है ना, तो ऐसे भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि पब्लिक के पास जाकर प्रोस्पेक्टस से ही लोगों को शेयर बेचे जाए।
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कर सकती है, मींस कि किसी खास लोगों को, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर बेच सकती है प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, या कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को बेच सकती है, ठीक है। या कंपनी और कैसे अपने शेयर बेच सकती है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो एम्प्लॉई ESOP भी बोलते हैं इसको। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, कंपनी अपने ना एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को बोलती है कि हम आपको मार्केट रेट से कम पे शेयर इशू कर देंगे, और ये उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको चाहिए तो आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का शेयर मार्केट के अंदर 100 रुपए का है, कंपनी बोलती है हम आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज में दे देंगे। तो अगर तो लोग, मतलब कि उसके एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी वैल्यूएबल है, अच्छी है, तो वो लोग खरीद सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है, कोई उनकी कंपलसरी नहीं है कि लेना ही लेना पड़े, ठीक है ना। तो कंपनी इस तरीके से भी शेयर इशू कर सकती है। और आखिरी होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये कंपनी ना अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉय को इशू करती है उनकी मेहनत के बदले। मतलब इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है तो उस बदले में कंपनी उनको एक तरीके से ना बोनस देने के लिए शेयर इशू कर देती है, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, या एक डिस्काउंट में, पर्टिकुलर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये तो थी हमारे पास थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। तो थ्योरी जो बेसिकली है वो इन्हीं टॉपिक से पूछी जा रही है, और टॉपिक नहीं है कोई थ्योरी का पूछने का। चलो, तो अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। देखो, कैश के अलावा शेयर्स कैसे कंपनी इशू करती है। तो देखो देखो एबीसी लिमिटेड टूक ओवर बिजनेस ऑफ पीके लिमिटेड by taking over his assets worth rupees 10 lakh and liability of rupees 2 lakh 10,000 for a purchase consideration of rupees 6 lakh। और जो अमाउंट थी वो कैसे पे की गई, 1,60,000 इन चेक एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको बोला होगा। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने बिजनेस पीके लिमिटेड का उठा लिया, कैसे, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी को उठाकर। तो ध्यान से देखो, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, हम बुक्स बना रहे होंगे एबीसी लिमिटेड की, क्योंकि एबीसी लिमिटेड ही बिजनेस को परचेज कर रही है। किसके बिजनेस को परचेज किया जा रहा है, पीके लिमिटेड। तो इस केस में पीके लिमिटेड कौन है, पीके लिमिटेड इज द वेंडर जिसको हमने अपने शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। तो देखो एबीसी लिमिटेड बुक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एसेट्स आई, तो एसेट्स अकाउंट विल बी, एसेट्स अकाउंट्स विल बी डेबिटेड। कितने की एसेट्स आई कंपनी के पास, 10 लाख रुपए की एसेट्स हैं। और टू लायबिलिटी, कितने की लायबिलिटी आई, 2,10,000 की लायबिलिटी उठाई, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट के अंदर ना हमेशा गलती होती है। उन्होंने हमें यह बता दिया कि 10 लाख की एसेट्स थी और 2,10,000 की लायबिलिटीज थी, तो इट मींस कंपनी को कितने पैसे देने बनते थे। मतलब जो पीके लिमिटेड था ना, उसको एक लॉजिक के हिसाब से कितने पैसे उसके अगेंस्ट उसको एबीसी लिमिटेड उसको पे करेगा ना, करेगा। तो बेसिकली बनते कितने थे, 10 लाख में से 2,10,000 माइनस किए गए, तो बनते कितने थे, 7,90,000। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि भाई बात कितने में हुई, बात हुई 6 लाख रुपए में। तो इट मींस पीके लिमिटेड को देने कितने हैं, 6 लाख देने हैं, लेकिन बनते तो कितने थे, 7,90,000। तो उसको पैसा ज्यादा दिया है कि कम दिया है, कम दिया है। तो वो जो उसका एक्स्ट्रा कम पैसा दिया है, वो हमने क्या रख लिया, वो हमने रख लिया उसका एक तरीके से अपने पास रिजर्व बनाकर रख लिया, क्योंकि एबीसी लिमिटेड को फायदा हो गया ना। तो उस फायदे को वो प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, वो उसको दिखाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, अगर मान लो 8 लाख रुपए दिए गए होते, इसकी बजाय 8 लाख में परचेज कंसिडरेशन डन की गई होती, फिर इस केस में हम क्या करते, तो देखो बनते कितने थे, 790, ये कितने, 8 लाख। तो जो 10,000 रुपया होता वो किसका होता, वो होता गुडविल। मींस बनते थे 790, दे रहे हैं 8 लाख, 10,000 एक्स्ट्रा किसके दे रहे हैं, गुडविल के दे रहे हैं। तो इस चीज को भी याद रखना कि क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन दे रखा है या नहीं। अच्छा, अगर ना दिया होता परचेज कंसिडरेशन, मतलब ये मत बोला होता कितने रुपए में बात डन हुई है, सिंपल बोला होता कि फिर पेमेंट ऐसे ऐसे कर दी है। मींस क्वेश्चन होता कि 10 लाख की एसेट, 2,10,000 की लाइबिलिटी, और ये वाली लाइन ना होती, और सिंपल होता कि अमाउंट उसको 1,60,000 चेक में दे दिया। तो फिर हमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल कुछ ना निकालते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई पूरा का पूरा देना पड़ेगा। लेकिन जब बात डन होगी ना, परचेज कंसिडरेशन डन हो गई, फिर हमें ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालना पड़ेगा। चलो, तो अब सेकंड एंट्री क्या है, अब पीके लिमिटेड को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। इधर लिख लेता हूं सेकंड एंट्री।
पीके लिमिटेड को हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। पीके लिमिटेड मींस कौन था, वेंडर था, तो वेंडर को 6 लाख रुपए देने हैं। अब 6 लाख रुपए कैसे देने हैं वो भी बता रखा है। तो 1,60,000 का तो चेक दिया। चेक मींस अच्छा, चाहे चेक हो चाहे बैंक ड्राफ्ट हो, पैसा तो हमारे बैंक अकाउंट से ही जाएगा। तो टू बैंक, देखो 6 लाख में से 1,60,000 दे दिया, बचा कितना, रिमेनिंग विल बी 4,40,000। अब ये 4,40,000 रुपए कैसे दी, उन्होंने बोला जो रिमेनिंग अमाउंट दी ना वो कैसे दी, बाय इशूइंग अ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो देखो क्वेश्चन ने बहुत आसान कर दिया आपका काम, आपको डायरेक्टली बोल दिया कि इक्विटी शेयर्स दिए हैं और वो भी कितने, 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कितने के, 4 लाख रुपए। और बचा हुआ क्या दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 40,000। तो ये तो आपकी एंट्री क्या होगी, खत्म होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन ने पता है क्या बोला होता है कि जो अमाउंट जो थी वो 1,60,000 रुपए चेक में थी और जो रिमेनिंग था ये शेयर्स की वैल्यू हमें नहीं बताई होती। हमें सिंपल बोला होता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई ना उसको हमने 10 मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 का ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मींस जो ये 4,40,000 है ना, जो रिमेनिंग अमाउंट बची इसमें से क्या कर दिया, 10 रुपए का एक शेयर था और इसके ऊपर 10% प्रीमियम था, उसके हिसाब से इशू हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। हमें ये शेयर्स नहीं बताए होते। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, देखो 4,40,000 हमने यहां पर लिखा और हम एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कितने शेयर इशू करने हैं, 40,000 हमें नहीं दिया होगा, तो हम एज्यूम करेंगे कि x इंटू 10 मीन जो शेयर्स होंगे, कितने शेयर हैं ये नहीं पता, लेकिन x इंटू 10 प्लस 10%। प्रीमियम जो है वो क्या है, 10% ऑफ दैट वैल्यू। तो 10% किसका 10% आपको निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। जो अमाउंट निकलेगी इसका 10% ही होगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो 10% ऑफ 10x या 10% ऑफ x भी आप कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखो अमाउंट कितनी बनी आपकी, 4,40,000, 10x प्लस 1x, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 11, इट विल बी 40। तो मतलब कितने शेयर इशू करने थे, 40,000 शेयर इशू करने थे। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपको सिंपल बोल रखा होता है, शेयर्स नहीं दे रखे होते कि कितने शेयर्स इशू किए, बस सिंपल बोल दिया कि जो रिमेनिंग अमाउंट थी मीन जो 4,40,000 थे कि हमने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया और 10% प्रीमियम पे इशू किया। तो मींस हमें शेयर नहीं पता कितने हैं, तो लेट शेयर विल बी x। तो x इंटू 10 ये तो किया ही किया है, प्लस 10% ऑफ क्या है, ऑफ 10x, ठीक है ना। तो ये भी है हमारे, तो ये चीज आप याद रखना इस चीज कि ऐसे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो ये था हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का टॉपिक। चलो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फोरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर। देखो फोर फीचर और री इशू ऑफ शेयर वाला टॉपिक है। तो ये फोरफिट मतलब क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी लोगों से पैसा मंगवाती है और कुछ लोग ना पैसा नहीं दे पाते। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कंपनी ने 1,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का ईच था, सबने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, तो उसने 3 रुपए नहीं दिए। मतलब मंगवाए कितने थे कंपनी ने, 10 रुपए, और उसने 3 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं की। अब उसने फाइनल कॉल पे नहीं की तो अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, कंपनी उसको बोलेगी भाई पे कर दे, वो नहीं कर रहा तो कंपनी उसके शेयर क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, जिसको बोलते हैं फोरफीट कर लेगी। तो फोरफीचर हमेशा कब होता है, बिकॉज ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो फोरफीट में कंपनी क्या करेगी, देखो इस 100 वाले शेयर होल्डर ने क्या किया होगा, 10 में से 7 रुपए तो दे दिए होंगे, 3 ही नहीं दिए। तो जो 7 रुपए थे ना, इसके कंपनी इस पैसे को अपने पास जब्त कर लेगी और इनसे शेयर वापस लेके किसी और को रीइशू कर देगी। यस, जो कंपनी का ये 7 रुपए का होगा, ये क्या होगा कंपनी का, ये कंपनी का फायदा हो जाएगा 7 रुपए। कंपनी 7 रुपए को जब्त कर लेगी और जो शेयर होल्डर है ना वो कंपनी से मांग नहीं सकता कि हमें ये पैसा वापस दिया जाए, क्योंकि कंपनी ने पहले ही प्रोस्पेक्टस में लिखवाया हुआ था कि अगर आपने 1 रुपया भी नहीं दिया तो हम आपके शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब इसकी एंट्रीज कैसे डलती हैं वो आपने ध्यान से देखो। चलो देखो, एबीसी लिमिटेड फोरफिट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच।
एबीसी लिमिटेड कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपए का ईच, उसको फॉरफिट कर लिया। क्यों फॉरफिट कर लिए? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 नॉट मेड। तो ये चीज ध्यान से देखना। 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए। देखो फॉरफिट किए मींस शेयर कैपिटल को मैं दोबारा से क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। शेयर कैप फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर वापस ले रहे हैं। पहले कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, अब हमारी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है ना? कितने शेयर फॉरफिट किए? 100 शेयर फॉरफिट किए हैं। और इनटू, अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? इसमें ना आपको कंफ्यूजन होती है कि 10 से करें, किससे करें, तो बड़ा आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। जितने पैसे उससे मंगवाए गए होंगे उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मींस शेयर कितने का था? 10 का था। फाइनल कॉल 3 की नहीं मंगवाई थी, तो मींस कितने रुपए मंगवाए गए होंगे? 7 रुपए ही मंगवाए गए होंगे। तो शेयर अभी तक हमारी कैपिटल जो होगी वो 7 रुपए से ही बड़ी होगी ना। ने बोला होगा कि देखो एबीसी लिमिटेड ने फॉरफिट किए, कितने शेयर किए? 100 शेयर्स किए, बिकॉज ऑफ उस बंदे ने पेमेंट नहीं करी थी, इसकी फर्स्ट कॉल की, और फाइनल कॉल थी 3 की, मंगाई नहीं थी। तो मींस कंपनी ने 7 रुपए मंगाए होंगे, यानी कंपनी ने उससे 700 रुपए मंगवाए, जिसमें से उसने कितने रुपए नहीं दिए? टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है? 100 इंटू 2, यानी कि 200 रुपए हैं उसके कॉल्स इन एरियर। तो कितने दे दिए होंगे? टू शेयर फॉर फीचर। कितने दे दिए होंगे? दे दिए होंगे 500। ठीक है ना? देखो हमने 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 रुपए तो मंगवाए ही नहीं थे, तो कंपनी कैसे बोल सकती है? कंपनी एक तरीके से उसको प्रेजेंटेशन दे रही है कि हमने आपसे 700 मंगवाए, 200 आपने नहीं दी और 500 आपके हमने जब्त कर लिए इस वजह से। तो ये एंट्री किसकी होगी? शेयर फॉरफिट की एंट्री। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अब कंपनी के पास ये 100 शेयर्स वापस आ चुके हैं। अब कंपनी ने इन शेयर्स का क्या किया? देखो, ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7 ईच, फुली पेड। अब ये सारे शेयर्स दोबारा बेच दिए गए। कितने रुपए में बेचे? 7 रुपए में बेचे, और फुली पेड अप था। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो दोबारा बेच दिए, कितने रुपए में बेचे? पहले तो हम बैंक की एंट्री डालेंगे कि बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट किया बैंक अकाउंट को हमने? सारे शेयर 7 रुपए में बेच दिए, तो 700 रुपए से डेबिट कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है फुली पेड अप। देखो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ? फुली पेड अप का मतलब हो गया कि जितने रुपए इस शेयर के ऊपर आ रखे थे वो सारे के सारे वापस आएंगे। मींस कि जितने का ये शेयर था ना, वो पूरा फुली पेड अप है। फुली पेड अप मतलब जितने रुपए का शेयर था उतने के पूरे पैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके बाद कंपनी 1 रुपया भी इस व्यक्ति से नहीं लेगी। फुली पेड अप है। तो देखो ये शेयर कितने का था? ये शेयर की फेस वैल्यू कितने की थी? ये शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए। तो इट मींस कंपनी मान के चल रही है कि उसने 10 रुपए का अपना शेयर, फुली पेड अप शेयर, मींस इसके बाद कंपनी उनसे कुछ भी नहीं मांगेगी, फुली पेड अप कर दिया उसको। तो टू शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे कि कंपनी के हिसाब से कंपनी के पास फुली पेड अप हो गया ये शेयर। फुली पेड अप हो गया मींस 100 इंटू 10, यानी कि पूरा का पूरा 100 इंटू 10, यानी कि पूरे के पूरे 1000 रुपए कंपनी के पास आ चुके हैं। लेकिन कंपनी के पास तो 700 है, तो जो ये 300 रुपए कंपनी के पास कम आए हैं, कंपनी किससे निकालेगी? कंपनी निकालेगी अपने शेयर फॉर फीचर, जो उस पैसा यूज किया था ना, उस पैसे से निकाल लेगी कंपनी, उसको जब्त कर, जो उस कंपनी ने उस पैसे को जब्त किया। तो 300 यहां से निकाल लिए। अब सोच के देखो, 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, फिर दोबारा उनको बेच भी दिया। अब कंपनी के पास सारी लायबिलिटी खत्म होगी, तो कंपनी को कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ। कैसे? 100 शेयर जब वापस लिए थे तो कंपनी ने 500 रुपए उसके जब्त किए थे, जिसमें से सिर्फ 300 ही यूटिलाइज हुए, और 200 का कंपनी का क्या हो गया? फायदा। तो वो फायदा कहां जाएगा? वो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 200 रुपए और 200 रुपए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कई बार ना हमें इसकी फेस वैल्यू नहीं दी होती। ये शेयर होता है ना, इसकी फेस वैल्यू नहीं होती, और सिंपल बोल रखा होता है फुली पेड अप। तो उस केस में हमें फेस वैल्यू तो पता नहीं शेयर का 10 का था, 8 का था, कितने का था। तो उस केस में हम फुली पेड अप किसको लेंगे? तो उस केस के अंदर हम इस कॉल्ड अप वैल्यू को ही पेड अप मानते हैं। इसको कॉल्ड अप। कॉल्ड अप देखो, कॉल्ड अप कितना था इस केस के अंदर? 700 रुपए थे। 3 रुपए तो मंगवाए ही नहीं थे, तो इट मींस कॉल्ड अप कितना था? कितने रुपए कंपनी ने मंगवाए थे? 700 मंगाए थे। और फुली पेड अप का मतलब होता है कि कंपनी इसके बाद 1 रुपया भी नहीं मंगवाएगी, यानी कि ये शेयर के ऊपर जितना पैसा कंपनी ने मंगवाना था वो आ गया, कंफर्म्ड है। तो फिर उस केस में हम कॉल्ड अप को ही क्या मानते हैं?
पेड अप मानते हैं जब हमें फेस वैल्यू नहीं दी होती। याद रखना इस पॉइंट को, जब हमें फेस वैल्यू ना दी हो शेयर की उस टाइम पर कॉल्ड अप वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मानेंगे, लेकिन जब फेस वैल्यू दे दी तो फुली पेड अप मींस फेस वैल्यू। ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं इसी का एक और क्वेश्चन। चलो तो एबीसी लिमिटेड forfeited 500 equity shares of 10 each at a premium of ₹2 for the non-payment of allotment of ₹5 including one premium. First call of ₹2 not made and 300 shares were reissued at ₹6 each. देखो इसमें ना अब प्रीमियम वाला केस भी आ गया, तो ध्यान से, बहुत आसान केस है। प्रीमियम के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर तो कंपनी को प्रीमियम मिल गया फिर तो कंपनी उसको याद भी नहीं करेगी, और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो फिर कंपनी उसको मंगवाएगी। तो इट मींस इसका मतलब ये है वो हम करते हैं। देखो 500 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, 10 का शेयर था और ₹2 उसके ऊपर क्या थे, प्रीमियम थे। और क्यों किए, क्योंकि कंपनी को अलॉटमेंट मनी थी ₹5 की इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, वो नहीं मिली, और फर्स्ट कॉल थी ₹2 की, वो तो कंपनी ने मंगवाई ही नहीं थी। तो ध्यान से देखें कि शेयर कितने का था, 10 का था, और प्रीमियम कितने का था, 2 का था। अब इतना पता है हमें कि अलॉटमेंट मनी 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये जो अलॉटमेंट होगी वो कितने की होगी, 4 की होगी, और ₹1 क्या होगा, प्रीमियम होगा। और जो फर्स्ट कॉल है वो मंगवाई नहीं, तो फर्स्ट कॉल मींस आखिरी कॉल होगी, वो मंगवाई नहीं होगी, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास फाइनल कॉल वगैरह का। तो अब देखो क्या होगा कि इट मींस कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितने की आ चुकी होगी। देखो ₹1 प्रीमियम का होगा और ₹4 एप्लीकेशन के होगा, तो इट मींस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 5, अलॉटमेंट भी कितनी होगी, 5, और ये कितनी होगी, तो जिसमें दो दो, दो, एक रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। अब आपने ये चीज देखनी है कि कंपनी के पास कौन सा प्रीमियम आ चुका है, कौन सा नहीं आया। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी तो आ चुकी है, मींस इसका प्रीमियम तो आ गया कंपनी के पास, तो इसका प्रीमियम कंपनी के पास आ गया, इट मींस कंपनी इसको याद भी नहीं करेगी, कंपनी इसको भूल गई, ये प्रीमियम कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो कभी भी इसकी कोई भी एंट्री में भी जिक्र नहीं होगा। ठीक है, और जो नहीं आया, अलॉटमेंट वाला नहीं आया, तो उसको कंपनी मंगवाएगी और बोलेगी कि देखो आपने प्रीमियम भी पे नहीं। ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे उससे मंगवाए थे। ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉल ₹2 की तो मंगवाई ही नहीं थी, ठीक है ना। तो 4 और 4 ₹8 उससे मंगवाए गए थे, तो 500 इंटू 8 कितना हो गया, 4,000। और अब बात करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। तो देखो इसकी बात कर रहा था मैं कि देखो ये जो ₹1 का प्रीमियम था ये तो ऑलरेडी पेड है ना, क्योंकि ये कंपनी को मिल चुका है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको तो भूल जाएंगे कि ये भाई प्रीमियम भी था। अब जो उसने पे नहीं किया ये वाला ₹1 का, इसको भी याद करेंगे और बोलेंगे कि यस, ये कि हमने आपसे ₹8 शेयर के मंगवाए थे और ₹1 प्रीमियम का मंगाया था, और ये प्रीमियम क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि उसने पे नहीं किया, और अगर ये पे कर देता फिर यहां पर भी लिखते हैं, कितना हो गया, 500। अब क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर। देखो कॉल्स इन एरियर कितने होगी, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी, तो ₹4 उसने शेयर के, ₹1 प्रीमियम के, यानी कि ₹2500। 500 इंटू 5, ₹2500 उसने नहीं दिए, तो कितने दे दिए होंगे, ₹2000। तो शेयर फॉरफिट कितने कर लिए उसके, ₹2000 हमने उसका पैसा जब्त कर लिया। ठीक है, तो प्रीमियम वाली एंट्री को ध्यान से देखना, समझ। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास कि उन्होंने क्या बोला कि भाई 300 शेयर्स ही इसमें से रीइश्यू किए गए ₹6 का ईच। अच्छा आगे कुछ नहीं बोला, तो हम अपने आप मान लेते हैं कि इट विल बी फुली पेड अप। और फुली पेड अप तो क्या लेंगे, 10 लेंगे कि 8 लेंगे। देखो ध्यान से देखो, फेस वैल्यू दे रखी है तो 10 ही लेंगे, अगर फेस वैल्यू ना दे रखी होती तो पेड अप एंड कॉल्ड अप सेम होता, फिर 8 लेते। ठीक है ना, फेस वैल्यू दे रखी है ₹10, तो फुली पेड अप मींस ₹10, और अगर फेस वैल्यू ना दी होती, हमें ना पता होता शेयर कितने का, तो फिर जितने उनसे मंगवाए थे यानी कि ₹8, वही हमारा क्या होता, पेड अप। चलो तो अब मैं क्या एंट्री लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने शेयर बेचे हैं, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 ईच, यानी कितने के, ₹1800। टू शेयर कैपिटल कितना, 300 इंटू 10, क्योंकि फुली पेड अप है और फेस वैल्यू दे रखी। देखो शेयर फोर फीचर से कितना निकाल लेंगे, 300 इंटू 4 कितना हो गया, ₹1200।
ये हमने इससे निकाल दिया। तो अब कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा जाएगा? अब इसके बाद क्या डालेंगे एंट्री? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा जो हमारा था वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो अब इस चीज को भी ध्यान से देखना। देखो जो ये 2000 रुपए हमने फोरफिट किए थे ना, ये कितने शेयर के ऊपर जब्त किए थे? 500 शेयर्स के ऊपर जब्त किया। लेकिन हमने तो सिर्फ 300 शेयर्स ही रीइश्यू किए। तो 300 शेयर्स के ऊपर कितने बनेंगे? अगर 2000 के ऊपर 500, मतलब 500 शेयर्स के ऊपर 2000 बन रहे हैं, तो बेसिकली 300 के ऊपर कितने बनेंगे? 300 के ऊपर बनेंगे 1200। ठीक है ना? तो क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 2000 इंटू 300 अपॉन 500 कितना आ गया आपका? आपका आ गया 1200 रुपए। मीन्स कि 300 शेयर्स जो आप दोबारा बेच रहे हो ना, इसके ऊपर सिर्फ आपके पास 1200 ही है यूटिलाइज करने के लिए। बाकी जो 800 बचा हुआ है ना, वो तो 200 शेयर्स का है जो हमने अभी रीइश्यू नहीं किए। तो इस 800 रुपए को तो छेड़ेंगे भी नहीं, सिर्फ इस 1200 में से ही यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम आप शेयर कितने कम में बेच सकते हो? जितना आपके पास शेयर फॉरफीचर पड़ा है उस शेयर के ऊपर। तो हमारे पास 300 शेयर के ऊपर 1200 रुपए पड़े हुए थे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम 1200 का दे सकते थे और हमने वो दे भी दिया। तो क्या कुछ हमारे पास फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो फायदा हमारे पास कुछ नहीं हुआ। याद रखना, ये 800 रुपए हमारा फायदा नहीं है, ये तो इन 200 शेयर्स के ऊपर है, ये हमारा फायदा नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो ये था हमारे पास फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर का टॉपिक। चलो, तो नेक्स्ट ये है हमारे पास फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता ही आता है। फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको पता है, और अलग अलग तरीके से दिया होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जो रीसेंट तरीके चल रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। तो देखो, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2, payable as एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट कॉल 2 और रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 15,000 शेयर्स की, और प्रो राटा वाज डन इन द रेशियो 6:5। One shareholder who applied for 240 shares failed to pay allotment money and his first call and his shares were forfeited and 100 of them is reissued at ₹8 each, 7 paid. देखो, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके पास आ। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है अपना एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको क्या करना है? पहले अपने प्रो राटा को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि भाई एप्लीकेशंस कितनी आपके पास आई थी और आपने कितनी अलॉट करनी थी। मींस एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी हुई थी? 15,000, और आपने इशू कितने करने थे? शेयर 10,000। तो आपने दो काम किए होंगे, या तो वापस कर दिया होगा, या तो पैसा वापस कर दिया होगा, या प्रोराटा कर दिया होगा। प्रोराटा मींस कि जितने कुछ वालों को, मतलब 10 या 12,000 वालों को 10 दे दिया होंगे, उनका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो फर्दर कॉल में यूटिलाइज कर लेंगे हम। ठीक है ना? तो देखो, अब 15,000 एप्लीकेशंस थी और 10,000 ही क्या थी? अलॉटमेंट। बट उन्होंने क्या बोला, जो प्रोराटा किया गया ना, वो कैसे किया गया? 6:5 के हिसाब से। तो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस कि हर 6 एप्लीकेशन वाले को 5 शेयर हमने क्या किए? अलॉट किए। हर 6 एप्लीकेशन वाले को कितने शेयर अलॉट किए? 5 शेयर अलॉट किए। देखो, 6:5 है, तो शेयर्स हमने कितने मैक्सिमम अलॉट कर सकते थे? 10,000। लेकिन एप्लीकेशंस नहीं पता। अब ये मत सोचना कि 15,000 एप्लीकेशन वाले को 10,000 दिए, नहीं। 15,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं और हमने प्रोराटा इस हिसाब से किया, 6:5 के हिसाब से। तो मींस 10,000 एप्लीकेशन तो इशू करनी ही थी, तो जो 10,000 है वो इसके इक्वल होगा। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो ये मैंने 10,000 इंटू 6 किया इज इक्वल टू 5x कर दिया। ठीक है? तो ये 5 इधर आ गया, तो इट विल बी 12,000। तो इट मींस हुआ क्या कि 12,000 एप्लीकेशंस वालों को मैंने 10,000 शेयर अलॉट कर। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन बची कितनी? 3,000। इनको कुछ भी नहीं दिया, तो इट मींस इनको क्या कर दिया होगा? रिजेक्ट कर दिया होगा। तो ये आपने प्रोराटा पहले बना लेना है, इस चीज को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो रेशो क्या थी? 6:5 मींस 6 एप्लीकेशन वाले को 5 हमने एप्लीकेशंस अलॉट की। तो अगर 5 एप्लीकेशंस अलॉट किए तो इट मींस हम मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकते थे? 10,000। तो कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर की होंगी वो मैंने एक्स के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके
निकाल लिया, ठीक है ना। तो चलो अब मेरे पास एक चीज आ गई कि 12,000 शेयर जो थे उनको मैंने 10,000 शेयर्स दिए। अच्छा, अब उसके बाद हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी, अभी फिर वर्किंग नोट मैंने बनाना। तो मेरा वर्किंग नोट कुछ और तरीके से, आपका शायद कुछ और तरीके से होगा, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने किया वो थोड़ा सा आसान है, आप उसको एक बार देख सकते हो। देखो, वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 240 शेयर्स, एक शेयर होल्डर था जिसने 240 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं थी और उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। तो देखो हुआ क्या, एक शेयर होल्डर था जिसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाइड था 240, तो उसको अलॉट कितने किए गए होंगे। देखो रेशियो तो हमें पता है कितनी है, 6:5। अगर जिसने 240 एप्लीकेशन दी हैं उसको मिले कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, या इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया x इंटू 6, 240 इंटू 5/6, इट विल बी 200। तो इट मींस कि 240 जिसने एप्लीकेशन दी है उसको कितने शेयर्स दिए हमने, 200 शेयर्स अलॉट किए, और उस बंदे ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं की, जिसकी वजह से उसके शेयर्स फोरफिट हमें मजबूरन में करने पड़ गए, ठीक है ना। तो देखो ये सारा मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार कर लिया। अब इसके बाद आप क्या निकाल लोगे, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो चलो मैं निकालते हैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मैं एक टेबल बनवाता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। देखो उसके बाद सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना, उसके बाद आप अपनी जर्नल एंट्रीज करना, बहुत आसानी से आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशंस, है ना। देखो कितनी एप्लीकेशंस आई, ये हम निकाल रहे हैं कॉल्स इन एरिया। देखो कितनी एप्लीकेशंस आई थी, 240, और अप्लाइड कितना था, 200 था। ये था एप्लीकेशन, यहाँ पर लिख दूंगा मैं अलॉटमेंट, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं फर्स्ट कॉल। देखो एप्लीकेशन कितनी थी, 3 रुपए, अलॉटमेंट कितनी थी, 3+2, ठीक है, और फर्स्ट कॉल कितनी थी, 2 रुपए, और फाइनल कॉल भी थी, लेकिन फाइनल कॉल तक तो वो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले उसके शेयर क्या कर लिए थे, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फोरफिट कर लिए थे, तो फाइनल कॉल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो कि हुआ क्या कि 240, अब देखो ध्यान से कि 240 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन बनी दी होगी, 240 इंटू 3 किया कितना आया, 720, लेकिन उसके बनते कितने थे, 200 इंटू 3 किया मैंने कितना आया, 600। देखो ये था उसने कितने अप्लाइड किए, ये था कितने उसको अलॉट किए, तो 240 इंटू 3 के हिसाब से उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, जिसमें से हमने उसका 600 एप्लीकेशन मनी में रखकर 120 उसका क्या होगा, पैसा एक्स्ट्रा होगा, क्या होगा, एडवांस होगा उसका पैसा कुछ, ठीक है ना। वो हम क्या करेंगे, वापस करेंगे उसको, नहीं, हम तो प्रोराटा कर रहे हैं, तो वो अगली बार के लिए क्या कर लेंगे, उसको यूज कर लेंगे अलॉटमेंट के। तो अब ध्यान देखना, अब अलॉटमेंट मनी जो मंगवाएंगे वो 240 के ऊपर मंगाएंगे, 200 के ऊपर मंगाएंगे, 200 के ऊपर, तो 200 इंटू कितने अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे, 5, 3 रुपए किसके, और 400 किसके, प्रीमियम के, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अब क्या किया उसने, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, बट अब पे कितना नहीं किया, देखो 600 और 400 तो उसके बनते थे, लेकिन 120 उसका ऑलरेडी एडवांस आ रखा था, तो 480 उसने अलॉटमेंट के और 400 उसने प्रीमियम के, यानी कि टोटल 880 रुपए उसने पे नहीं किए अलॉटमेंट मनी के। तो ये आ गया उसका कॉल्स इन एरियर, किसका, अलॉटमेंट का। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल कितने की थी, 200 इंटू 2, 400 की, तो ये भी उसने, ना कोई एडवांस है ना कुछ है, तो ये भी उसने पे नहीं किया, 400 रुपए क्या हो गए, कॉल्स इन एरियर। तो हमारे पास इसके 2 कॉल्स इन एरियर, एक तो 880 और ये 400। 880 कैसे आया, ध्यान से, ठीक है ना। चलो तो अब बस ये हमने वर्किंग नोट तैयार कर लिया, अब इसकी जर्नल एंट्री डालना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो कितने शेयर्स थे, कितनी एप्लीकेशंस दी थी, सबसे पहले एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, 15,000 एप्लीकेशंस थी और एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 3 रुपए की थी, तो 15,000 इंटू 3 कितना आ गया, 45,000, 15,000 इंटू 3 कितना आ गया, 45,000। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितने से, 45,000 से, टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, शेयर इशू तो सिर्फ 10,000 ही करने थे ना, 10,000 इंटू 3, 30,000, ठीक है ना। अच्छा, कुछ हमने रिजेक्ट भी किए थे, तो देखो हमने निकाला था कितने रिजेक्ट कर दिए थे, 3,000, 3,000 इंटू 3 टू बैंक, 3,000 इंटू 3, तो 9,000 रुपया तो हमने वापस भी कर दिया। और बचा हुआ हमने प्रोराटा किया होगा, प्रोराटा मींस शेयर अलॉटमेंट में उस पैसे को हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो बचा कितना, 2,000 इंटू 3, कितना आया, 6,000। तो ये हमने अलॉटमेंट में क्या कर लिया होगा, यूटिलाइज कर लिया होगा। तो देखो आप 45 और 45 आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया होगा, हमने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो शेयर अलॉटमेंट मंगाई होगी, और कितने की मंगाई होगी, 10,000 इंटू 5। ध्यान से देखो, अलॉटमेंट बनी थी 5 रुपए, 2 रुपए इंक्लूडिंग थे प्रीमियम के। कितना मंगाया होगा, 50,000, जिसमें से 30,000 तो शेयर कैपिटल का और 20,000 रुपए किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, ठीक है ना। लेकिन ये हमने अलॉटमेंट ड्यू कर ली, मींस इतना पैसा हमें मिलेगा, लेकिन आया कितना होगा, ध्यान से देखना। बैंक में पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ। सबसे पहले तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट की भाई 50 शेयर ड्यू थे, लेकिन 6,000 ऑलरेडी आ चुके थे, तो हम 44,000 रुपीज के लिए अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे। लेकिन पैसा कितना आएगा, देखो सबसे पहले तो मेरे पास आ गया कॉल्जिन एरियर की एक शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट पे नहीं करी थी, कितने की, 880 की, 880 तो ये हो गए। अब बचा कितना, ये बचा हमारे पास 43,120, है ना, 43,120 रुपीज ही हमारे बैंक में आए होंगे, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या थी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना था, 10,000 इंटू 10,000 इंटू कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, तो 10,000 इंटू 2 कितना, 20,000 और 20,000। लेकिन क्या हमारे पास पूरा पैसा आया होगा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो पैसा कितना आया होगा मेरे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के अंदर कितने रुपए आने थे, 20,000 मंगवाने थे, लेकिन कॉल्स इन एरियर भी तो हो गया था। एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, कितने रुपए नहीं दिए थे उसने, 400 रुपए, 400 तो 19,600 रुपए ही हमारे आए। अच्छा, इसके बाद हम कौन सी एंट्री करेंगे, इसके बाद हम एंट्री करेंगे सीधा किसकी, शेयर फोर फीचर की। हमने उसके शेयर क्या कर लिए थे, फोरफीट कर लिए। क्या एंट्री डालूंगा मैं, शेयर, हम डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर फोरफिट किए थे उसके, 200 शेयर्स हमने उसके फोरफिट कर लिए, ठीक है ना। तो 200 शेयर्स फोरफिट कर लिए, और इनटू कितने से करेंगे, अब ध्यान से देखना, उससे हमने कितने पैसे मंगाए थे, ये सारा आपको टेबल। तो 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, और 2 रुपए किसके, फर्स्ट कॉल, और 2 रुपए प्रीमियम के भी मंगाए थे और उसने पे भी नहीं किए थे। तो टोटल 3 3 2 8 रुपए शेयर कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के जो उससे मंगवाए थे, ठीक है ना। चलो, तो 8 रुपए तो किसके, शेयर कैपिटल, तो 1,600 रुपए। और SPR सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मंगवाया था और उसने पे नहीं किया था, और अगर पे किया होता फिर डालने की जरूरत थी नहीं, फिर कोई डालने की जरूरत नहीं थी। हम रब कर देते हैं, चलो अब ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फोर फीचर। देखो कॉल्स इन एरियर कितना होगा, कॉल्स इन एरियर आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसी टेबल से आप निकाल सकते हो कि 400 प्लस 880, 400 प्लस 880 यानी कि 1280 आपका कॉल्स इन एरियर हो गया, और 720 रुपए आपने उसके शेयर फोरफिटर में जब्त कर लिए थे पैसे। अच्छा, अब कौन सी एंट्री डालेंगे हम, देखो अब हम डालेंगे फाइनल कॉल की एंट्री। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि फाइनल कॉल हमने मंगवाई नहीं थी, उन्होंने बोला था कि रिमेनिंग फाइनल कॉल पे मंगवाए गए थे। तो एप्लीकेशन 3 की थी, अलॉटमेंट भी कितने की थी, 3 प्लस 2, तो ये फर्स्ट कॉल भी कितने की थी, 2 की थी, तो 8 रुपए थे। तो रिमेनिंग फाइनल कॉल कितने की होगी, फाइनल कॉल विल बी 2 रुपए। क्या एंट्री डालूंगा मैं, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अच्छा, अब कितने से,
क्या 10,000 से करेंगे या 9800 से? 9800 से, क्योंकि 200 शेयर्स तो वापस ले लिए, तो 9800 इंटू 2, 9800 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये 19,600, 19,600, और फिर बैंक की एंट्री डाल दो। अच्छा, अब इसके बाद कौन सी एंट्री डालेंगे? देखो, इसके बाद शेयर्स को क्या किया जाएगा, इसके बाद शेयर्स को री इशू किया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि 100 ऑफ देम इज री इशूड एट ₹8 ईच, 7 पे। तो सारे शेयर्स नहीं री इशू किए, सिर्फ 100 शेयर्स ही, 200 में से सिर्फ 100 शेयर ही री इशू करे। क्या एंट्री डाली मैंने? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना? 100 इंटू 8, 800 रुपए में। और पेड अप उन्होंने बता दिया, कितना बताया पेड अप? 7 रुपए की। उस शेयर के ऊपर चाहिए कितने थे? सिर्फ 7 रुपए ही चाहिए थे। तो 7 रुपए के बाद वो शेयर फुली पेड अप था, यानी कि 700 रुपए। तो 100 रुपए इसमें भी एक्स्ट्रा हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मंगा लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना पैसा जाएगा? देखो, 200 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे जब्त किए गए थे? 720, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स ही बेचे हैं। तो 100 शेयर्स के ऊपर कितना होगा? ये मैंने एक्स ले लिया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा तो कितना आएगा? 360 आ गया। यानी कि 100 शेयर्स के ऊपर सिर्फ 360 ही हमारे पास हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हमने कुछ यूज किया? नहीं किया। तो सारा का सारा ही हमारा कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये था हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें आपको कैपिटल रिजर्व तक, एंड तक एंट्री करनी पड़ेगी। चलो, तो लास्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट है, बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 lakh in ₹10 per share equity share. Out of these, 5,000 shares were issued to Mr. Ram as fully paid up for the purchase of their business, and 7,000 shares were issued to public, and all these shares were subscribed, but one shareholder of ₹500 shares failed to pay allotment money, and first call of ₹2 each, final call of ₹2 not made by company. These shares were forfeited by the company. तो आपको इसकी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। देखो, बहुत आसान है। इसके अंदर ना आपको दो बनाने, एक तो आपको बैलेंस शीट बनानी है, दूसरा बनाना है आपको नोट्स टू अकाउंट। तो बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आएंगी, सारी की सारी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट की। तो देखो, ये तो है बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। इधर मैं लिख दूंगा अमाउंट, इधर लिख दूंगा मैं नोट, ठीक है ना। इधर लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर जो मेन हेड होगा वो क्या होगा? शेयर होल्डर फंड, और जो उसके अंदर सब हेड होगा वो क्या होगा? शेयर कैपिटल। अच्छा, याद रखना, अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कई बार दोनों होता है तो दोनों लिखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, ठीक है ना। और नोट नंबर क्या है? 1। मतलब नोट नंबर मतलब क्या हो गया कि सारी डिटेल जिसमें हमने सारा निकाला है कि एक्चुअल में हमारे पास इक्विटी शेयर के रूप में कितने पैसे आए, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको। देखो, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपके पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ना वो 2 लाख रुपए की है, ₹2 लाख है, और 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। इट मींस कि आप 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच ही इशू कर सकते हो। देखो, ₹2 लाख है, मतलब 2 लाख रुपए आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। 20 लाख मत समझ लेना कि 2 लाख इंटू 10 कर देना, नहीं, 10 का इक्विटी शेयर, 2 लाख रुपए आपकी कैपिटल, यानी कि 20,000 इंटू 10। तो देखो, अब आप क्या बनाओगे? अब आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट, ठीक है ना, और एक ऐसा टेबल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी आपकी? 2 लाख। कैसे आई? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। ऑथराइज मतलब इतनी आपको अथॉरिटी थी अकॉर्डिंग टू योर एमओए, लेकिन आपने इशूड कितनी की? अब इशू देखनी पड़ेगी आपको, मतलब आपने लोगों से कितनी मंगवाई, तो अब ध्यान से देखना इशू कितनी।
आउट ऑफ दिस 5,000 शेयर्स तो आपने इशू किए मिस्टर राम को और उसका बिजनेस खरीद लिया और 7,000 शेयर आपने जनरल पब्लिक को इशू किए। तो इट मींस हमारी इशूड कैपिटल कितनी है? 12,000 इंटू 10 यानी कि 1,20,000 है आपकी इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कितनी थी? 2 लाख। इशूड कितनी थी? 1,20,000। ठीक है ना? अब आप क्या लिखोगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर ना 2 चीजें आएंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मतलब लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और उस कैपिटल के ऊपर, उस शेयर के ऊपर, पर शेयर के ऊपर जितना भी पैसा बनता था वो फुली पेड अप है, मतलब पूरा पैसा मिल चुका है, उसके बाद उसके ऊपर 1 रुपया भी लेना नहीं बनता। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्या ऐसी कोई कैपिटल थी? देखो उन्होंने बोला कि 5,000 शेयर इशू किए मिस्टर राम को फुली पेड अप फॉर द परचेज ऑफ देयर बिजनेस, मतलब उसका बिजनेस परचेज कर लिया और 5,000 शेयर इसको इशू कर दिया और वो फुली पेड अप थे। तो इट मींस दीज आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो 5,000 इंटू 10, तो ये हमारे पास कौन सी होगी? ये होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितनी? 50,000। देखो उसके बाद क्या है कि 7,000 शेयर हमने जनरल पब्लिक को इशू किए, लोगों ने सारा सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने पेमेंट नहीं की। तो ये कौन सी कैपिटल होगी? सब्सक्राइब्ड है लेकिन फुली पेड अप नहीं है, कुछ ने अभी भी तंग किया है हमें। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है ना? तो ये कितनी है? अब ध्यान से देखो, देखो 7,000 शेयर इशू किए पब्लिक को, ठीक है ना? तो एक शेयर होल्डर था, 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो 3 रुपए की मंगवाई नहीं थी एंड उसके शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए? 4 फीट कर लिए। उसके शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए? 4 फीट कर लिए कंपनी। तो अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये जो है ना हमारे पास, ये ना 3 केसेस के अंदर बैलेंस शीट बनती है हमारे पास। एक तो अगर हमें सिर्फ ये बोला होता कि यहां तक क्वेश्चन छोड़ दिया होता, मींस उन्होंने सिंपल इतना बोला होता कि भाई कॉल्स इन एरियर है, ठीक है ना? उस बंदे ने मतलब 7,000 में से 500 बंदे, जो 500 शेयर होल्डर था उसने शेयर की पेमेंट नहीं करी, बाकी सबने कर दी, तो वो तो होता कॉल्स इन एरियर। लेकिन जब उन शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया तो वो कौन सा केस आ गया? फोरफिटेड वाला केस आ गया। तो दोनों में ट्रीटमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पहले ना आपको मैं कॉल्स इन एरियर वाला ट्रीटमेंट करके दिखाता हूं। मान के चलो कि शेयर अभी तक फोरफिट नहीं किए, सिंपली ऐसा किया हुआ था, तो इस पे आप क्या लिखोगे कि 7,000 शेयर्स लोगों से मंगवाए, यानी कि 7,000 शेयर्स लोगों से मंगवाए और 10 का शेयर्स था लेकिन 3 रुपए की कॉल मंगवाई नहीं थी। कॉल्ड अप कितना होगा? 7,000 इंटू 7 यानी कि कितना? 49,000। और आप इसमें से लेस क्या कर दोगे? कॉल्स इन एरियर, क्योंकि क्या ये पैसा पूरा आया था? नहीं आया था। कुछ ने, किसने? 500 शेयर होल्डर ने नहीं पेमेंट करी थी ना, तो 500 वाले ने 500 शेयर जिसको मिले थे वो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 ईच। तो इट मींस 500 वाले ने 4 की कॉल नहीं दी थी, यानी कि 2,000 रुपए उसने नहीं दिए थे। तो इट मींस कितने रुपए आए होंगे आपके पास? सिर्फ 47,000। ठीक है ना? तो ये कैपिटल क्या थी? ये सब्सक्राइब तो थी बट फुली पेड अप नहीं थी। एक शेयर होल्डर था, उसने क्या किया? बहुत ज्यादा तंग किया। नॉट फुली पेड अप। ठीक है ना? देखो पेड अप का मतलब ये नहीं है कि 10 मंगाए तो 10 के 10। पेड अप मतलब ये है कि जितने मंगवाए उतना सबने दे दिया, उसमें से किसी ने तंग ना किया। ठीक है ना? तो अब ये हो गया ना। अच्छा, अब पॉलिजीन एरियर के बाद मान लो उसके बाद बोला होता कि दीज शेयर्स वर फोरफिटेड बाय द कंपनी, मतलब अब ये शेयर फोरफिट कर लिए कंपनी ने, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ना ये कॉल्स इन एरियर वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो शेयर क्या कर लिए गए? वापस ले लिए गए हैं। तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा। देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो 6,500 शेयर्स तो फुली सब्सक्राइब्ड थे, इसको तो हम लिख सकते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कि 6,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7। ठीक है ना? तो 6,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 ईच, ये कितना हो गया? 45,500 रुपीज तो पूरे आए। देखो 7,000 शेयर्स थे, 500 वापस ले लिए थे, तो 6,500 शेयर्स तो पूरे आ गए थे हमारे। ठीक है ना? और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे?
इसमें ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, यानी कि इन 6500 शेयर्स के ऊपर हमारे पास इतना पैसा तो आया था, प्लस 500 शेयर थे ना जो, इनको हमने फोरफिट कर लिया। मतलब अब हमने ये शेयर बेचे नहीं पड़े, हमारे पास शेयर पड़े हैं, लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन स्टिल पैसा 1500 पड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास। यानी कि 6500 शेयर्स के ऊपर 45500 तो है, प्लस 1500 एक्स्ट्रा भी पड़ा है। कैसे 1500 पड़ा है, ध्यान से देखो। देखो 500 शेयर्स थे, 3 रुपए का एक शेयर था, सॉरी 7 रुपए मंगवाए थे एक शेयर के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की ईच दोनों ने नहीं दी थी, यानी कि 4 नहीं दिए थे। तो कितने दे दिए होंगे, 3। 500 इंटू 3 कितना आ गया, 1500 रुपया आ गया। तो शेयर फोरफिच कितना पैसा उनका जब्त कर लिया, 1500 रुपए हमने उनके ऊपर रख लिए। तो ध्यान से देखो, 6500 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, उसका 45,500 तो एक आया, प्लस कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा भी फालतू शेयर से आ गया। वो शेयर्स हमने नहीं बेचे थे, लेकिन पैसा हमारे पास आ रखा था। कितना आ रखा था, 47,000। तो टोटल देखो कितना आ गया हमारे पास, 97,000 रुपीज जो थे हमारे शेयर कैपिटल के हमारे पास आ रखे। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 97,000। ठीक है, तो ये था हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बैलेंस शीट को आपको कैसे बनाना, ठीक है ना। तो अब ये 50,000 तो 50,000 था, इसके ऊपर तो पूरा पैसा मिल चुका था, लेकिन ये जो थे इनके ऊपर कुछ 500 वालों ने क्या किया था, तंग किया था। ठीक है, तो सब्सक्राइब थे बट फुली पेड अप नहीं था, क्योंकि 500 वालों का पैसा हमने कुछ ऐसा करके रख लिया। तो ये आपकी क्या प्रिपेयर होगी, बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। तो देखो ये जो थे ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो डिटेल वीडियोस भी है, या उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में भी समझा रखा है, एक एक कंसेप्ट के साथ। ये एक क्विक रिवीजन थी आपकी, जिससे आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।